वेरी वेरी गुड इवनिंग टू एवरीवन। वेलकम टू द सेशन। जय हिंद, वंदे मातरम। बहुत बहुत स्वागत है आपका टीम निष्ठा पर। हु ऑल आर ज्वाइनिंग प्लीज लीव अ मैसेज। सबका बहुत बहुत स्वागत है टीम निष्ठा पर। जो भी मेरे साथ जुड़ रहे हैं एक बार प्लीज लीव अ मैसेज। आगे बढ़ने से पहले जल्दी से सेशन को शेयर कर दीजिए। तो ये है हमारा वीकली करंट अफेयर्स का सेशन, जिसमें हम लास्ट सैटरडे से लेकर इस फ्राइडे तक के जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज हैं फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू उसको हम डिस्कस करेंगे, एनालिसिस भी करेंगे न्यूज का, और जो कुछ फैक्चुअल न्यूज है उनको भी कवर करेंगे। सो ट्रस्ट मी, दिस 1 आवर, 1 घंटा जो है काफी फ्रूटफुल रहने वाला है। आपकी पूरे हफ्ते की न्यूज जो है इसमें कवर होने वाली है। सबका बहुत बहुत स्वागत। आरती, विनय, साक्षी, सबका बहुत बहुत स्वागत। प्लीज एक बार सेशन को शेयर कर दीजिए। मेरी आवाज आई होप सब तक आ रही है। एंड ओके, राखी, विनय, आरती, लावण्या, अपूर्वा, जय हिंद, वेलकम टू द सेशन। शुरुआत करते हैं सेशन की। सो गुड टू सी लॉट ऑफ स्टूडेंट्स आफ्टर सो मेनी डेज। चलिए, सो दिस सेशन इज relevant for all the students who are preparing for UPSC exams, bid civil services, CDS, EAPF, NDA, state civil services or any other competitive exam, उन सबके लिए ये relevant है। And a brief introduction about me. I'm Sandeep Bansal, ex-assistant commandant BSF. Welcome you on the platform of Team Nishtha. This SSB batch is going on. Apart from that, CDS और CAPF का बैच चल रहा है। बहुत डिटेल में हम उसको कर रहे हैं। उसमें हम CAPF के बैच में वी आर कवरिंग मैथ्स, रीजनिंग, उसमें हमने हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस, सब कुछ जो है थॉरोली GS कवर कर रहे हैं। भूपेंद्र, वेलकम। एंड दीज आर द टीम निष्ठा achievers, and these are the students who have cleared the written examination with Team Nishtha. And so let's start with international news. चलिए, पहली न्यूज है, अंगोला ने डिसाइड किया है। अंगोला एक कंट्री जो कि अफ्रीका में है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट में है। दे हैव डिसाइडेड टू लीव ओपेक टू ओवर द डिसएग्रीमेंट ऑन ऑयल प्रोडक्शन कोटास। देखिए, ओपेक क्या है? ऑयल प्रोड्यूसिंग एंड एक्सपोर्टिंग कंट्रीज है। यहां पर जो अंगोला ने ये कहा है, देखिए, ओपेक कंट्रीज ने रिसेंटली अपनी प्रोडक्शन को कम करने के लिए कहा, क्योंकि इनका जो प्राइसेस है, क्रूड ऑयल का प्राइसेस है इंटरनेशनल मार्केट में, वो काफी नीचे जाता जा रहा है। तो सिंपल डिमांड एंड सप्लाई का लॉजिक कि अगर ये सप्लाई कम कर दी जाएगी, डिमांड उतनी ही है, तो प्राइसेस बढ़ जाएंगे। बट अंगोला ने कहा है कि हम यहां पर, ठीक है, अंगोला ने कहा है कि हम जो है ये ऐसा नहीं करेंगे। अब इसका रीजन क्या है? इसका रीजन ये है कि अंगोला का 90% एक्सपोर्ट्स क्रूड ऑयल होता है। मतलब पूरे कंट्री का जो एक्सपोर्ट है उसका 90% क्रूड ऑयल है। और यहां पर अगर वो क्रूड ऑयल का एक्सपोर्ट कम कर देंगे तो सीधा सीधा अंगोला की इकोनॉमी प्रभावित होगी। बट जो बड़े देश हैं जैसे सऊदी अरेबिया है और इसके अलावा वेनेजुएला है, वो चाहते हैं कि प्रोडक्शन कम की जाए ताकि उनको प्राइसेस सफिशिएंट मिलती रहें, क्योंकि दुनिया भर में इसकी डिमांड जो है कम हो रही है। सो लाइक मेक अप द 90% ऑफ द अंगोलाज एक्सपोर्ट्स एंड आर क्रूशियल फॉर इकोनॉमिक लाइफलाइन फॉर द कंट्री। अब हम देख लेते हैं ओपेक में कौन कौन से देश आते हैं। सो अल्जीरिया, लीबिया, नाइजीरिया, कॉन्गो, इक्वेटोरियल गिनी, गैबन, अंगोला, ये हो गए अफ्रीका कॉन्टिनेंट के। एशिया के जो वेस्ट एशिया में कंट्रीज आते हैं, दैट इज ईरान, इराक, सऊदी अरेबिया, कुवैत, कतर और वेनेजुएला, इक्वाडोर। बट रिसेंटली कतर ने और अंगोला ने इस पर्टिकुलर ग्रुपिंग से विड्रॉ कर लिया है। सेकेंड लार्जेस्ट ऑयल प्रोड्यूसर आफ्टर नाइजीरिया, बिल्कुल। बट अंगोला ओवरऑल ओपेक कंट्रीज का बहुत स्मॉल परसेंटेज है। अब इसका इंपैक्ट क्या हुआ है क्रूड ऑयल प्राइसेस पर? देखिए, अगर अंगोला ओपेक से बाहर जाता है
तो एज सच ऑयल प्रोडक्शन पर कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा ओपेक की जो टोटल जो आउटपुट है। बट इससे एक मैसेज गलत गया है, ठीक है, इससे मैसेज गलत इन द सेंस फॉर ओपेक कंट्रीज, क्योंकि अंगोला का बाहर जाना, उसके बाद क्रूड ऑयल के प्राइसेस नीचे आए, जो कि हमारे कंटेक्स्ट में अगर हम बात करें, भारत के कंटेक्स्ट में वो अच्छा है, क्योंकि पूरे जो हमारे एनर्जी यूजेज है क्रूड ऑयल का 85% जो हमारे ईयरली क्रूड ऑयल का यूजेज है उसका 85% जो है हम इंपोर्ट करते हैं। तो हमारे कंटेक्स्ट में ये सही है, बट ओपेक कंट्रीज के कंटेक्स्ट में ये ज्यादा अच्छी बात नहीं है, क्योंकि उनको इससे नुकसान होगा, ठीक है। सो दैट इज द न्यूज, ठीक है, क्योंकि ये जो क्रूड ऑयल है पूरी दुनिया की इकोनॉमी को प्रभावित करता है। आगे चलते हैं। इन अ फर्स्ट, इंडिया पेज इन रुपीज फॉर क्रूड ऑयल परचेज्ड फ्रॉम यूएई। यूएई से जो हमने तेल खरीदा उसकी जो पेमेंट है वो हमने रुपी में की है। इसकी चर्चा जो है पिछले काफी समय से चल रही है, जिसमें कि हम दूसरे देशों के साथ ये टाई अप कर रहे हैं कि हमारा जो भी ट्रेड हो वो रुपी में हो। इसका एक सिंपल सा इसको शब्द को कहा जाता है डी डॉलराइजेशन। इसको कहा जाता है, इस प्रोसेस को कहा जाता है डी डॉलराइजेशन। अब ये जो डी डॉलराइजेशन का जो कंसेप्ट है, इसका मकसद ये है कि हमारा जो निर्भरता है ऑन द डॉलर फॉर इंटरनेशनल ट्रेड ये धीरे धीरे कम हो। मैं बिल्कुल ठीक हूं, थैंक यू, जय हिंद। तो ये जो ट्रेड का जो हमारा कह लीजिए जो भी ट्रेड हो रहा है, इंटरनेशनल जो ट्रेड हो रहा है डॉलर्स में, वो धीरे धीरे कम हो। अब इसका पॉजिटिव इंपैक्ट क्या होगा? इसका पॉजिटिव इंपैक्ट ये है, आप ये समझ के चलिए कि पिछले 2 साल में जो डॉलर 72-73 रुपीस का था एक डॉलर, वो अब जो है डेप्रीशिएट होते होते, मतलब हमारा रुपी डेप्रीशिएट होते होते 83 तक पहुंच चुका है। अब इसकी वजह से क्या है, हमारा इंपोर्ट का बिल महंगा होता है। सिंपल अगर भाषा में समझें, मान लीजिए $100 का हम इंपोर्ट कर रहे हैं, अगर 73 रुपीस का, मान लीजिए $1 73 रुपीस आपको पे करने पड़ रहे थे, तो यू हैव टू पे 7300 रुपीस। अब अगर वही रुपी हमारा डेप्रिशिएट हो गया है, नाउ वी हैव टू पे 8300 रुपीस, ठीक है। तो ये 100 कह लीजिए $1000 का नुकसान सीधा सीधा $100 पे। अब इसी को आप $1 बिलियन, ठीक है, $1 बिलियन में देखेंगे कि मान लो हम $1 बिलियन का इंपोर्ट कर रहे हैं, तो उसके लिए हमें सपोज 73 का है तो 7300 करोड़ रुपीस पे करने हैं, और वही 83 का है तो हमें 8300 करोड़ रुपीस पे करने हैं। तो सीधा सीधा 1000 करोड़ का नुकसान, ठीक है। तो दिस इज हाउ वी कैन सेव ऑन दिस पर्टिकुलर थिंग। सो म्यूचुअली एग्रीड जो है कह लीजिए करेंसी इवेल्युएशन पर हम यूएई के साथ ट्रेड कर रहे हैं, एंड दिस इज द सेम थिंग वी आर ट्राइंग टू डू विद रशिया ऑल्सो। रशिया के साथ प्रॉब्लम ये हो रही है कि रशिया जो है बहुत ज्यादा ट्रेड डेफिसिट है रशिया के साथ हमारा। बट द गुड पॉइंट इज दैट दिस जो रुपी में हमारा ट्रेड होना शुरू हो चुका है, हमारे लिए ये इसका ये बेनिफिट है कि हमारी जो डिपेंडेंसी है डॉलर पर वो धीरे धीरे कम होगी। इसमें एक और चीज देख सकते हैं आप, देखिए ओपेक शेयर ऑफ इंडियाज ऑयल इंपोर्ट्स ड्रॉप टू रिकॉर्ड बिलो। यहां पर यह भी एक बहुत अच्छा पॉइंट है कि रशिया से पिछले फेब 2023 24 फरवरी 2023 जब रशिया ने यूक्रेन पर हमला किया, उसके बाद रशिया पर जब सैंक्शंस लगे तो भारत ने रशिया का ऑयल जो है वो इंपोर्ट करना शुरू किया। अब ये जो इंपोर्ट है लगातार बढ़ता जा रहा है। इसका एक बेहतरीन आप डाटा यहां पर देख सकते हैं कि किस तरीके से जो ओपेक कंट्रीज हैं, ओपेक कंट्रीज जो जिनके अभी हमने बात की, उनसे हमारा जो शेयर है ऑयल का, इंपोर्ट का शेयर है, वो लगातार कम होता जा रहा है। एग्जांपल देखो, यहां पर अगर आप देखेंगे 2001-2 का डाटा दिया है। दिस रेड फिगर शोज नॉन ओपेक कंट्री से हम कितना ऑयल इंपोर्ट कर रहे थे और ओपेक कंट्री से हम कितना ऑयल इंपोर्ट कर रहे हैं। अब यहां पर आप देख सकते हैं ये रेड लाइन जो नॉन ओपेक कंट्रीज की है काफी बढ़ चुकी है, और ओपेक कंट्री से हमारा जो ऑयल का शेयर है वो काफी ज्यादा कम हो चुका है। ये अच्छी बात है। देखो रिसेंटली हमने 3 चीजों पर फोकस किया है, ठीक है, 3 चीजों पर फोकस किया है। एक ये है कि हमें दुनिया में जहां से भी सबसे सस्ता
जो क्रूड ऑयल मिलेगा, कच्चा तेल जब जहां पर सबसे सस्ता मिलेगा वो वहां से खरीदेंगे। जैसा कि यूएस और यूरोप की मीडिया ने इंडिया को बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया कि आप रशिया से तेल खरीद रहे हैं, आप प्रैक्टिकली रशिया को फंड कर रहे हैं रशिया यूक्रेन वॉर में। तो भारत का यह कहना था कि भाई हमारी एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन जो है बिलो पॉवर्टी लाइन रहती है, हमारी एक मिडिल क्लास पॉपुलेशन है जो बहुत ज्यादा प्राइस सेंसिटिव है। हमारे यहां पर इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए यह सस्ता कच्चा तेल हमें लेना जरूरी है, और जहां से हमें वो मिलेगा हम वहां से लेंगे। वी विल नॉट गो अंडर योर प्रेशर। तो सबसे पहले हमने ये कच्चा तेल लेना शुरू किया, और हमने ये जो सप्लाई सोर्स है, मतलब ऐसा नहीं है कि हम किसी एक देश पर निर्भर हैं, सऊदी अरेबिया पे या ईरान पे या इराक पे या रशिया पे, हमने दुनिया के हर देश से जहां से कच्चा तेल आ सकता था वहां से लेने की कोशिश की। तो इससे क्या हुआ कि हमारी जो एडवांटेज है, हमारी नेगोशिएशन है, वो ज्यादा बेहतर हो सकती है। दूसरी चीज, नॉट ब्रीचिंग एनी इंटरनेशनल ऑब्लिगेशन, जैसा कि रशिया के तेल को लेकर किया गया। रशिया के तेल को लेकर एक ब्रीच, मतलब एक अपर लिमिट रखी गई कि $60 पर बैरल से ज्यादा नहीं बिकेगा। तो इंडिया ने कहा कि ठीक है, हम $60 पर बैरल पे ही खरीदेंगे। सो दिस इज द थिंग, और इसको हम इंडियन रूपी में फंड करेंगे। ठीक है जी। तो दिस वॉज द न्यूज रिलेटेड टू इंडियाज ऑयल परचेज। इस मामले में आप ये कह सकते हैं कि इंडिया की फॉरेन पॉलिसी को बहुत ज्यादा अप्रिशिएट भी किया जा रहा है दुनिया भर में, कि एक तरफ हम रशिया के साथ ट्रेड कर रहे हैं, रशिया से कच्चा तेल खरीद रहे हैं, दूसरी तरफ से यूएस की सरकार जो है, यूएस व्हाइट हाउस भारत के प्रधानमंत्री के लिए स्टेट डिनर ऑर्गेनाइज करता है। सो दिस इज हाउ वी आर ट्राइंग टू बैलेंस बोथ रशिया, चाइना एंड एट द सेम टाइम यूएस एंड यूरोप। चलिए, नेक्स्ट है इंडिया रशिया लेड यूरेशियन ब्लॉक टू बिगिन नेगोशिएशंस ऑन एफटीए सून। सो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि इंडिया जो है रशिया के साथ मिलकर एफटीए साइन करने जा रहा है। इसमें 5 देशों का जो है एक ग्रुप होगा जिसका नाम दिया गया है यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन। यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन में 5 देश कौन कौन से हैं? रशिया, बेलारूस, कजाकिस्तान, अर्मेनिया एंड किर्गिस्तान। सो कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रशिया, बेलारूस एंड अर्मेनिया, ये 5 देशों के साथ हम एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करने की बात कर रहे हैं। तो ये भी अपने आप में एक इंटरेस्टिंग है कि एक तरफ हम यूके, एक तरफ हम जो है ऑस्ट्रेलिया के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बात कर रहे हैं, और एक तरफ हम रशिया लेड ऑर्गेनाइजेशन से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बात कर रहे हैं। बट रशिया के साथ जो हमारा ट्रेड है पिछले 1-1.5 साल में, वो इतना ज्यादा बढ़ा है। आप यहां पर देख सकते हैं कि रशिया से हमारा जो ट्रेड है वो 368% इंपोर्ट जो है वो बढ़ा है, और जो इंपोर्ट है वो टोटल $46.2 बिलियन है, और जो हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, इंपोर्ट इतना कर रहे हैं और एक्सपोर्ट जो है वो मात्र $3.2 बिलियन कर रहे हैं। जो ट्रेड डेफिसिट है वो काफी ज्यादा है, ये कॉज ऑफ कंसर्न है। बट इसका एक सिंपल सा रीजन ये है कि हम रशिया से कच्चा तेल खरीद रहे हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा मात्रा में पिछले साल के मुकाबले में, क्योंकि रशिया बाकी किसी देश को, या बहुत सारे वेस्टर्न सैंक्शंस लगने की वजह से बहुत सारे देशों को अपना क्रूड ऑयल नहीं बेच पा रहा। यहां पर इंडिया आता है जो कि रशिया का क्रूड ऑयल खरीदता है, ठीक है। तो इसी की वजह से हमारा रशिया के साथ ट्रेड का जो डेफिसिट है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। नेक्स्ट है यूएस सैंक्शंस मनी नेटवर्क टाइड टू येमेन, हाउदी रेबल्स ब्लेम फॉर शिपिंग वेसल अटैक्स। देखिए, रिसेंटली ईरान बैक्ड हाउदी रेबल्स ने अटैक शुरू कर दिया है यूएस के शिप्स पर, इजराइल के शिप्स पर। तो अब यूएस क्या कर रहा है? यूएस जो हाउदी रेबल्स जो हैं उनकी जो फंडिंग है, जिन भी सोर्सेज से फंडिंग हो रही है, उन पर जो है कह सकते हैं कि नकेल कस रहा है। अब इन्होंने क्या किया है? एक्सचेंज सर्विसेज फ्रॉम द येमेन एंड तुर्की alleged to help provide funding to Iranian backed Houthi rebels। तो जो इनको फंडिंग हो रही है उनको जो है यहां पर सैंक्शंस लगाए गए हैं यूएस के द्वारा। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब सवाल आता है, सीधा आपका क्वेश्चन बनता है कि हाउदी रेबल्स कहां पर एक्टिव हैं और एग्जैक्टली किसके द्वारा ये फंडेड हैं। सो हाउदी रेबल्स आर फंडेड बाय ईरान, ईरान का ये ग्रुप है। क्रूड ऑयल के प्राइसेस 30%, जी हाँ भूपेंद्र, बिल्कुल। सो यहां पर आप देख सकते हैं, सो दिस इज द येमेन, ठीक है, येमेन। इसके अलावा हाउदी से दे कैरिड आउट ड्रोन अटैक ऑन द इजरायली पोर्ट ऑफ एलात, ठीक है। तो यहां पर आपके लिए 2 इंपॉर्टेंट चीजें हैं, एक इलात पोर्ट
और एक हौदे दाह पोर्ट। ठीक है, सीधा सीधा वर्ल्ड ज्योग्राफी के ये क्वेश्चन बनता है। इलात पोर्ट और हौदी दाह पोर्ट। अब ये जो इलात पोर्ट है ये रहा, हाँ ये देखिए, ये रहा आपका इलात पोर्ट। ठीक है, इसको कहा जाता है गल्फ ऑफ सुएज, इसको कहा जाता है गल्फ ऑफ उकाबा। ठीक है, तो यहां पर जब आप बब अल मंदाब स्ट्रेट को क्रॉस करके रेड सी में, लाल सागर में पहुंचते हैं, तो ये दो जो है यहां पर आपको गल्फ मिलती हैं, गल्फ ऑफ सुएज जो कि वेरी फेमस। यहां पर आपको सुएज कैनाल मिलती है। ठीक है जी, सुएज कैनाल। और यहां पर आपको मिलता है गल्फ ऑफ अकाबा। इसको गल्फ ऑफ इलात भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये इलात जो पोर्ट है ये इजराइल में आता है, और ये अकाबा पोर्ट जो आता है ये जॉर्डन में आता है। ठीक है, जॉर्डन में आता है। अब एग्जैक्टली हो क्या रहा है कि ये जो पोर्ट है, ठीक है, यहां पर आप देख सकते हैं हौदेदा पोर्ट। हौदेदा पोर्ट आता है आपका यमन में। तो यहां यमन के पोर्ट से आगे जाकर रेड सी से होते हुए गल्फ ऑफ अकाबा में ड्रोन के थ्रू हमला किया जा रहा है इजराइल पर, और ऑब्वियसली इजराइल भी इसका जवाब दे रहा है। और बट न्यूज ये है कि यूएस ने इनकी फंडिंग, जो भी ऑर्गेनाइजेशन इनकी फंडिंग कर रहे हैं, उन पर नकेल कसना शुरू कर दिया है। सो ये कुछ जो इंपॉर्टेंट प्लेसेस हैं, अल हौदा, इलात, गल्फ ऑफ अकाबा, गल्फ ऑफ इलात, गल्फ ऑफ सुएज, बब अल मंदाब स्ट्रेट, रेड सी, ये सारे के सारे जो पॉइंट्स हैं इंपॉर्टेंट है, सीधा सीधा इन पे क्वेश्चन बनता है। ठीक है जी, चलिए आगे चलते हैं। रेयर नेक्रियस क्लाउड्स स्पॉटेड ओवर द स्कॉटलैंड एंड इंग्लैंड। देखिए क्लाउड, स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड्स, जनरली हम एटमॉस्फेयर में ये पढ़ते हैं कि जितनी भी एटमॉस्फेरिक एक्टिविटीज हैं वो ट्रोपोस्फियर में होती हैं। ट्रोपोस्फियर में एक्टिव जो 99% ऑफ द हमारी वेदर फिनोमिना है वो ट्रोपोस्फियर में होता है, विच इज द लोअर मोस्ट लेयर, बट सम ऑफ द क्लाउड्स यू फाइंड इन द स्ट्रेटोस्फियर ऑल्सो। इन्हीं क्लाउड्स को कहा जाता है दिस नेक्रियस क्लाउड्स। अब ये क्लाउड्स आपको जनरली कहां पर मिलते हैं? ये ठंडे इलाके में मिलते हैं, पोल्स के पास में मिलते हैं। अगर आप देखेंगे जो नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, ये जो कंट्रीज हैं, यहां पर जाकर आपको ये क्लाउड्स देखने को मिलते हैं। बट अब ये जो है कह सकते हैं कि आपको यूके, स्कॉटलैंड और इंग्लैंड के स्काईज में भी देखने को मिल रहे हैं। कुछ इस तरीके का व्यू मिल रहा है। ठीक है, इस तरीके का व्यू मिल रहा है। और अब ये बेसिकली इतना चमकता क्यों है? तो ये बेसिकली रिफ्लेक्शन, ठीक है, रिफ्लेक्शन ऑफ सनलाइट की वजह से जो सेम फिनोमिना हमें सनराइज और सनसेट के समय पर मिलता है, ठीक है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से, वही जो फिनोमिना है यहां पर आपको देखने को ये मिलता है। सो ट्रोपोस्फेरिक क्लाउड्स और द स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड्स बिकॉज ऑफ द रिफ्लेक्शन ऑफ सनलाइट। ठीक है, तो ये आपको यहां पर देखने को मिलता है। सो दीज लाइक जो पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड्स हैं ये -78 डिग्री सेल्सियस में जाकर डेवलप होते हैं बिफोर ब्यूटीफुल पेस्टल लाइट जो है रिफ्लेक्ट करते हैं ये। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेशनल न्यूज में सेंटर उल्फा पीस डील लाइकली टू बी साउंड, बहुत बड़ी न्यूज है। देखिए उल्फा एक ऑर्गेनाइजेशन जो कि नॉर्थ ईस्ट में कहें तो अगर स्पेसिफिकली आपका असम में बहुत समय तक एक्टिव रही, यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम, जो कि सीधा सीधा सेपरेटिस्ट ऑर्गेनाइजेशन थी, जो चाहती है कि असमीज कल्चर या असमीज जो है, असम जो है वो एक इंडिपेंडेंट देश बने, अलग देश बने। पिछले कुछ सालों में उल्फा की एक्टिविटीज में काफी कमी देखी गई है, क्योंकि उल्फा के बहुत सारे मिलिटेंट्स अटैक करके असम में चले जाते थे, भागकर छुप जाते थे बांग्लादेश में। अब बांग्लादेश की सरकार ने भी इन पर एक्शन लिया है। तो अब जो है MHA, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, गृह मंत्रालय, उल्फा के साथ एक पीस डील साइन करने वाला है, जो कि बहुत बड़ी न्यूज है, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट का सबसे बड़ा मिलिटेंट ये ग्रुप था। अब इससे बेसिकली आप ये कह सकते हैं कि नॉर्थ ईस्ट में जो हम शांति की, एक पीस की बात करते हैं, वो बहुत जल्दी हमें देखने को मिलेगी। और रिसेंटली अगर आपको पता हो, हमने इसके बारे में भी करंट अफेयर्स के सेशन में पढ़ा है कि त्रिपुरा, मणिपुर और नॉर्थ ईस्ट के कई जो मिलिटेंट ग्रुप्स हैं वहां पर जो एक्टिव छोटे ग्रुप्स थे, उनके साथ भी पीस डील साइन की गई है। सो दैट इज अ पॉजिटिव साइन। जो हम लुक इस पॉलिसी, एक्ट इस पॉलिसी की बात करते हैं, उसी पॉलिसी में एक फर्दर कदम है। सो सेंटर ऑलमोस्ट फाइनलाइज्ड अ पीस डील विद प्रो टॉक फैक्शन ऑफ उल्फा।
This is being seen as a major success for Narendra Modi-led central government in resolving the decades-old problem of insurgency in the northeast. तो ये एक बड़ी कामयाबी के रूप में इसको देखा जा रहा है. चलिए, नेक्स्ट है लॉन्च ऑफ प्रोजेक्ट प्रयास प्रमोटिंग रेगुलर एंड असिस्टेड माइग्रेशन ऑफ यूथ एंड स्किल्ड प्रोफेशनल्स. देखिए किस तरीके से जो स्किल्ड प्रोफेशनल्स हैं उनकी माइग्रेशन को स्मूथ बनाना, उसको लेकर प्रोग्राम लॉन्च किया गया है. दैट इज प्रयास. ठीक है, प्रयास मतलब किसी चीज को लेकर प्रयास करना, कोशिश करना. सो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है फॉर माइग्रेशन, जो कि यूनाइटेड नेशंस की एक ऑर्गेनाइजेशन है. उन्होंने एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया ऑन थर्सडे टू हेल्प इंडियन वर्कर्स एंड स्टूडेंट्स माइग्रेट इन अ सिक्योर, ऑर्डरली एंड रेगुलर मैनर. ठीक है, सो डंकी की तरह नहीं, इस बार अभी मूवी आई है डंकी, जिसमें एग्जैक्टली यही चीज शो की गई है कि किस तरीके से अनसेफ तरीके से बहुत सारे लोग इलीगल तरीके से जो है यूएस में, कनाडा में जाना चाहते हैं, पहुंचते हैं, विच इज नॉट सेफ एट ऑल उनके लिए. और यहां पर एग्जैक्टली यही कहा गया है कि स्किल्ड प्रोफेशनल्स को एक सेफ तरीके से माइग्रेट करने का मौका मिले. So the project Prayas promoting regular assisted migration for youth and skilled professional launched in partnership with Ministry of External Affairs. तो विदेश मंत्रालय के साथ मिलकर ये बनाया गया है. ये जो ऑर्गेनाइजेशन है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन, ये आपकी 1951 में बनी थी. यूनाइटेड नेशन की एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि ह्यूमेन और ऑर्डरली माइग्रेशन की बात करता है. दुनिया भर में अगर हम दुनिया भर में देखें कितने जो है इंडियंस या भारतीय मूल के लोग रहते हैं, तो यूएस में आप देख सकते हैं 44 लाख, सऊदी अरेबिया में 26 लाख, यूएई में 34 लाख. ये कुछ बड़े देश हैं जिनमें कि हमारे भारतीय मूल के लोग रहते हैं. नेक्स्ट है नेशनल प्रोग्राम ऑन आंगनवाड़ी कम क्रेच हेल्ड. देखिए, क्रेच फैसिलिटीज की जो डिमांड है वो अर्बन एरियाज में काफी ज्यादा है. इस प्रोग्राम का नाम रखा गया है पालना. पालना मतलब बच्चे को पालना बेसिकली. ठीक है, सो अर्बन एरियाज में जहां पर न्यूक्लियर फैमिलीज का कंसेप्ट बढ़ता जा रहा है और बच्चों को कह लीजिए उनका जब बचपन में उनका रख रखाव करने के लिए, उनकी देखभाल करने के लिए जो सीनियर सिटीजन्स हैं या ग्रैंड पेरेंट्स हैं वो नहीं है साथ में, उस केस में क्रेच फैसिलिटीज की जो कह लीजिए डिमांड है वो लगातार पिछले कुछ सालों में बढ़ती जा रही है. तो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए नेशनल लेवल प्रोग्राम ऑन आंगनवाड़ी कम क्रेच फैसिलिटीज लॉन्च किया गया है. ये आपका एक प्रोग्राम लॉन्च किया गया. विज्ञान भवन न्यू दिल्ली स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग एसओपीज बनाएगी उसको लेकर. ये जो है इसको सामर्थ्य प्रोग्राम का ही कंपोनेंट बनाया गया है. मिशन शक्ति महिलाओं को का सशक्तिकरण, महिलाओं के एम्पावरमेंट, वुमेन एम्पावरमेंट की बात करता है. सो डिमांड फॉर क्वालिटी चाइल्ड केयर फैसिलिटीज की ये बात करता है. ठीक है, द थिंग इज, जैसे मैंने आपको बताया कि अर्बन एरियाज में फैमिली मेंबर्स की अवेलेबिलिटी ना होने की वजह से इसकी डिमांड लगातार बढ़ रही है. सो दैट इज द पालना. ठीक है, सो दैट इज पालना, नेशनल प्रोग्राम ऑन आंगनवाड़ी कम क्रेच फैसिलिटीज. नेक्स्ट है एनएचआरसी सीक्स, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन सीक्स रिपोर्ट फ्रॉम एमएचए 6 स्टेट्स रिगार्डिंग द सल्वाजुदम डिस्प्लेसमेंट. सल्वाजुदम क्या है? देखिए, सल्वाजुदम जब कुछ साल पहले जो रेड बेल्ट है, रेड कॉरिडोर है, दैट इज नक्सलाइट प्रोन एरिया, नक्सल प्रोन एरिया, छत्तीसगढ़ उड़ीसा में, वहां पर नक्सल मूवमेंट को खत्म करने के लिए या नक्सल मूवमेंट को कंट्रोल करने के लिए वहां के जो लोकल ट्राइबल्स हैं उनको रिक्रूट किया गया था. मतलब वहां के सिविलियंस को रिक्रूट किया गया था, उनको ट्रेनिंग दी गई, उनको आर्म्स दिए गए. इस जो है पूरे के पूरे प्रोग्राम को नाम दिया गया, ऐसे लोगों को नाम दिया गया सल्वाजुदम. इस चीज को लेकर 2011 में सुप्रीम कोर्ट ने इस कंसेप्ट को बंद किया. यह कहा गया कि इस तरीके से सिविलियंस को आर्म करना, सिविलियंस को हथियार देना, यह सही नहीं है. ये सीधा सीधा एक काइंड ऑफ सिविल वॉर है जो कि गवर्नमेंट द्वारा सपोर्टेड है. तो इस चीज को इलीगल ठहराया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा और सीधा सीधा ये निर्देश दिए गए कि इस जो है पूरे के पूरे प्रोग्राम को, पॉलिसी को बंद किया जाए. अब यहां पर एक ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट ने एनएचआरसी के पास जो है एक कह लीजिए एक प्ली दाखिल की है और ये कहा है कि जो भी ये सल्वाजुदम के लोग हैं इनका स्टेटस क्या है ये पता होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे जो ट्राइबल्स थे
वो इंटरनली डिस्प्लेस हुए, मतलब अपनी ही स्टेट में या साथ वाली स्टेट में डिस्प्लेस हुए। अब उसके चलते अभी तक जो है इनको जो फैसिलिटीज मिलनी चाहिए, मतलब बीइंग अ ट्राइबल, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की या स्टेट गवर्नमेंट्स की फैसिलिटीज हैं उनसे ये वांछित हैं, क्योंकि इनके पास रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स नहीं हैं। तो ये जो फैसिलिटीज इनको प्रोवाइड की जाए। तो अब इस सारी चीज को लेकर नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ने, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने गृह मंत्रालय से रिपोर्ट मांगी है और 6 राज्यों को कहा है कि इनका जो है स्टेटस रिपोर्ट बताया जाए। तो बहुत इंपॉर्टेंट है सल्वाजुदम, जो कि ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट इसको बैन कर चुका है। नेक्स्ट है रामबाग गेट एंड रैम्पेट्स विन टॉप अवार्ड फ्रॉम यूनेस्को, चीयर्स फॉर चर्च ऑफ एपिफेनी। सो एशिया पैसिफिक रीजन में यूनेस्को एशिया पैसिफिक अवार्ड्स में कल्चरल हेरिटेज की कंजर्वेशन को लेकर यहां पर कुछ जगहों को, भारत में कुछ जगहों को अवार्ड दिए गए हैं, जिसमें रेजिलियंट अर्बन रिवाइटलाइजेशन ऑफ रामबाग गेट, जो कि अमृतसर पंजाब में है। उसके अलावा हेरिटेज कंजर्वेशन प्रोजेक्ट्स रिलेटेड टू हरियाणा चर्च ऑफ एपिफेनी, दिल्ली का बीकानेर हाउस वॉन द यूनेस्को अवार्ड्स। तो इसमें कुछ जगहें आप देख सकते हैं, डेविड सॉसन लाइब्रेरी एंड रीडिंग रूम इन मुंबई, बीकानेर हाउस इन न्यू दिल्ली, पीपल हवेली इन पंजाब। तो ये कुछ जगहें हैं जहां जो कि यूनेस्को एशिया पैसिफिक अवार्ड्स फॉर कल्चरल प्रिजर्वेशन जो है इनको दिया गया है। नेक्स्ट है लोग, बेसिकली इसमें पुरानी हवेलियां हैं, पुरानी जो जगहें हैं जहां पर कह लीजिए हमारा कल्चर है, ट्रेडिशन है, उसको प्रोटेक्ट करने की बात की गई है। किसके हेडक्वार्टर की बात थी राखी, प्लीज? ओपेक के हेडक्वार्टर की बात थी। ओपेक का हेडक्वार्टर आई थिंक ऑस्ट्रिया वियना में है, प्लीज क्रॉस चेक। लोकसभा पासेस प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ पीरियोडिकल बिल्स, एक हिस्टोरिक डिसीजन लिया गया है। देखिए एक कॉलोनियल लॉ का, कॉलोनियल एरा का एक लॉ था, दैट इज प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ बुक्स एक्ट 1867। सो ये जो एक्ट है, ओके, दैट आई हैव टू चेक, ठीक है। प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ बुक्स एक्ट 1867, इसको रिपील किया गया है और इसकी जगह नया कानून लाया गया है। इसका एक सिंपल मकसद ये है कि देखिए ये जो कानून लाया गया था ये एक ब्रिटिश लेगेसी था। ये सीधा सीधा भारतीयों के द्वारा जो हमारी लोकल लैंग्वेजेस थी, जो हमारी वर्नाकुलर लैंग्वेजेस थी, उनमें जो पब्लिकेशंस होती थी उनको रिस्ट्रिक्ट करने के लिए ये लाया गया था। बुक्स हो, मैगजीन्स हो, न्यूज़पेपर्स हो, तो ये सारी चीजों को अब ये कहा गया कि अब देश आजाद हो चुका है और इस कानून की हमें जरूरत नहीं है। हमें कहीं ना कहीं हम फ्रीडम ऑफ प्रेस, जो कि एक इंप्लाइड फंडामेंटल राइट है अंडर आर्टिकल 19(1)(a), फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, तो यहां पर हमें एक नए कानून की जरूरत है जो कि ज्यादा से ज्यादा फैसिलिटेट करे इस चीज को, ठीक है। सो बिल हैज ऑलरेडी बीन पास्ड बाय राज्यसभा इन द मॉनसून सेशन। द न्यू स्टैट्यूट प्रेस एंड registration of periodical bill 2023 makes the process of allotment टाइटल रजिस्ट्रेशन periodicals बहुत सिंपल कर दिया गया है। अब पहले क्या होता था कि ये जो periodicals थे, मतलब मैगजीन्स, periodicals, न्यूज़पेपर्स, बुक्स, इनको जो है डीएम साहब के पास जाना पड़ता था, वहां पर रजिस्ट्रेशन करानी पड़ती थी एक किसी अथॉरिटी के पास। वो ऑफलाइन जो चीजें हैं वो खत्म कर दी गई हैं। अब आप ऑनलाइन होगा सारा का सारा काम जो है, और जो पहले रजिस्ट्रेशन, टाइटल रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस 2 से 3 साल लेता था, उसमें अब जो है कहा जा रहा है कि 2 महीने में वो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। सो इससे सीधा सीधा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस भी होगा, ठीक है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस भी होगा। जिनीवा में है, ओके, ठीक है, थैंक यू फॉर टेलिंग मी ऑल्सो। सो इन टूडेज एज ऑफ फ्री प्रेस एंड गवर्नमेंट कमिटमेंट टू अपहोल्ड मीडिया फ्रीडम, archaic law was totally out of sync with current media landscape. Next है PLI scheme. So production linked incentive scheme attracted over 95,000 करोड़ इन्वेस्टमेंट टिल सितंबर 2023। सेंटर ने इसके बारे में बताया, बहुत बड़ी बात है। प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम में जो है भारत में 14 सेक्टर्स में 95,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट आ चुकी है। और जो है ये कहा गया एज मेनी एज 746 एप्लीकेशंस हैव बीन अप्रूव्ड टिल नवंबर 2023। यूनियन बजट में गवर्नमेंट अनाउंस्ड आउटले फॉर 1.97 ट्रिलियन रुपीस फॉर द स्कीम्स। देखिए अब प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम क्या है, इसको अगर हम
शॉर्ट में समझें तो सीधा सीधा आप मैन्युफैक्चरिंग को प्रमोट करना चाहते हैं, तो वो प्रोडक्ट्स जो कि भारत में मैन्युफैक्चर ज्यादा नहीं हो रहे, जिनको ज्यादा सपोर्ट नहीं मिल रहा, बेशक वो मोबाइल फैन मैन्युफैक्चरिंग हो, टॉय मैन्युफैक्चरिंग हो, तो ये जो है इनको आप सपोर्ट कर रहे हैं, इनको टैक्सेशन में सपोर्ट कर रहे हैं। जैसे कि मोबाइल में 15,000 से कम के जो मोबाइल होंगे उनको ज्यादा जो है उनको मतलब उन पे टैक्स काफी कम कर दिया गया है कि ज्यादा से ज्यादा मोबाइल फोन भारत में बने, एक्सपोर्ट करें हम। तो सीधा सीधा आत्मनिर्भर भारत, मेक इन इंडिया और मैन्युफैक्चरिंग को प्रमोट करना है। बट इसमें एक कैच भी है, मतलब आई वॉज लाइक लिसनिंग टू वन ऑफ द इंटरव्यू बाय एक्स आरबीआई गवर्नर रघुराम राजन, तो उन्होंने एक बात कही कि इसमें एक थोड़ा कैच है, लाइक जो हम मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग की बात कर रहे हैं, तो उनका यह कहना है कि पूरे के पूरे वैल्यू प्रोडक्शन में, वैल्यू एडिशन मतलब कह सकते हैं कि पूरे प्रोडक्शन चेन में हमारा जो हिस्सेदारी है वो बहुत कम है। फॉर एग्जाम्पल मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग की अगर हम बात करें तो उसके हम सिर्फ कंपोनेंट्स को असेंबल कर रहे हैं, उसकी R&D भारत में नहीं हो रही, उसकी प्रोडक्शन नहीं हो रही। ये कंपोनेंट दुनिया भर से इंडिया में आ रहे हैं, फिर हम उसको असेंबल करके फाइनल प्रोडक्ट बनाकर बेच दे रहे हैं और उसमें हम मतलब लाइक स्टैंप लगा दे रहे हैं मेड इन इंडिया की। बट एक्चुअली अगर वो मान लीजिए एक मोबाइल फोन 20,000 रुपए का है, तो कितना वैल्यू एडिशन हम कर रहे हैं, कितना पार्ट है जो है भारत में हो रहा है। सो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है देखना। तो उनका ये कहना है कि जो हाई एंड मैन्युफैक्चरिंग है वो भारत में होना चाहिए। एक और एग्जांपल इसमें आई वुड लाइक टू कोट, जैसे कि सूरत में हम कहते हैं कि डायमंड जो कटिंग है वो दुनिया भर का सबसे बड़ा डायमंड कटिंग सेंटर माना जाता है। अब ये जो डायमंड कटिंग हो रही है सूरत में, इस पूरी की पूरी डायमंड कटिंग इंडस्ट्री में जितना फायदा सूरत को हो रहा है उससे कहीं ज्यादा फायदा इजराइल और स्विट्जरलैंड को हो रहा है। अब ये कैसे? इसका एक सिंपल सा रीजन ये है कि जो मशीन्स पर वो डायमंड कटिंग हो रही है वो मशीन्स जो हैं वो इजराइल से आ रही हैं, ठीक है, या स्विट्जरलैंड से आ रही हैं, यूरोप के देशों से आ रही हैं या इजराइल से आ रही हैं। अब हम जो काम कर रहे हैं उसमें डायमंड कटिंग का, वो पूरे के पूरे वैल्यू चेन में बहुत छोटा पार्ट है। दैट इज द प्रॉब्लम विद आर मैन्युफैक्चरिंग, कि जो हाई एंड मैन्युफैक्चरिंग है या जो वैल्यू चेन का बड़ा हिस्सा है वो भारत में नहीं हो रहा है। दैट इज द एक कह लीजिए क्वेश्चन मार्क है ये पूरे के पूरे हमारे उसमें। आई होप ये न्यूज आपको समझ आई है। सो दिस इज द प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम। बट अगर हम इसमें एक सिल्वर लाइनिंग देखें, अगर हम इसमें एक पॉजिटिव पॉइंट देखें, तो ये है कि कहते हैं ना देर आए दुरुस्त आए, मतलब थोड़ा ही सही बट कुछ मैन्युफैक्चरिंग अब भारत में होने लगी है। क्योंकि अगर हमें इतनी बड़ी पॉपुलेशन को जॉब्स देनी है तो वो बिना मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में इन्वेस्ट किए नहीं हो सकता है। सो वी हैव टू इन्वेस्ट इन द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। नेक्स्ट है 1600 इंडियन तबला प्लेयर्स परफॉर्म इन यूनिसन टू सेट न्यू वर्ल्ड रिकॉर्ड इन द सिटी ऑफ म्यूजिक ग्वालियर। देखिए ग्वालियर बहुत फेमस माना जाता है तानसेन, ठीक है, जो कि नवरत्न अकबर के दरबार में। सो उसी चीज को जो है यहाँ पर एक कह सकते हैं कोशिश की गई रिप्ले करने की। सो 15 डिफरेंट सिटीज से जो है यहाँ पर तबला प्लेयर्स आए एंड टुगेदर इन अ स्पिरिटेड एंड कोऑर्डिनेटेड परफॉर्मेंस ग्वालियर फोर्ट में तबला दरबार हुआ और इवेंट ऑफ तानसेन समारोह म्यूजिक फेस्टिवल। सो द इवेंट वाज अ पार्ट ऑफ तानसेन समारोह ग्वालियर एनुअल म्यूजिक फेस्टिवल, जो कि आपका करण महल ऑन द फोर्ट में इसको ऑर्गेनाइज किया गया। सो दैट इज द तबला प्लेयर्स जो हैं, तबला वादक है वो आपके तबला दरबार ग्वालियर में। नेक्स्ट है डिफेंस न्यूज। ईरान की नेवी ने डोमेस्टिकली प्रोड्यूस किया है 2 क्रूज मिसाइल्स, जिसका नाम है तालाले नासिर क्रूज मिसाइल, जो कि नेवल बेस के पास पहुंचा है। ईरान का नेवल बेस जिसका नाम है कोनार्क, समझ रहे हो कोनार्क नाम, कोनार्क कौन सी जगह है इंडिया में, ठीक है, लिंकेज, ठीक है। सो सम 1400 किलोमीटर साउथ ईस्ट ऑफ द कैपिटल ऑफ तेहरान, ठीक है जी। सो ये 2 मिसाइल्स हैं। बट रिसेंटली ईरान ने जो अपनी डिफेंस प्रोडक्शन को बढ़ाया है, इंप्रूव किया है, वो यूएस के लिए और इजराइल के लिए एक चिंता का विषय है, ठीक है जी। नेक्स्ट है 8th एडिशन ऑफ इंडियन ओशन नेवल सिंपोजियम कंक्लेव ऑफ चीफ जो है नेवी चीफ्स का, ये आपका हुआ थाईलैंड में। सो रॉयल थाई नेवी बिगेन 19th एडिशन ऑफ दिस मीटिंग
और इसमें हमारे भी जो है चीफ ने पार्टिसिपेट किया। तो ये आप देख सकते हैं, कनक्लेव ऑफ चीफ्स ऑफ 2023। जनरल नरवाने ने जो है एक बुक लिखी है 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी, और ये आप देख सकते हैं 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी, जिसमें कि उन्होंने जो बहुत कंट्रोवर्शियल एक स्कीम थी अग्निवीर स्कीम, अग्निपथ स्कीम, उसके बारे में भी चर्चा की है। उड़ीसा में है, बिल्कुल ठीक। सो अग्निपथ स्कीम की बात की उन्होंने, उसमें बताया कि मतलब अगर आप पढ़ेंगे तो कि एग्जैक्टली सरकार का क्या कहना था, डिफेंस मिनिस्ट्री का क्या कहना था। पहले ये जो पे है अग्निवीर की वो 20,000 पर मंथ रखी गई थी इंक्लूडिंग एवरीथिंग। फिर उन्होंने कहा कि नहीं, ये बहुत ज़्यादा कम है। एक ट्रेंड सोल्जर के लिए जो अपनी जान न्यौछावर करना चाहता है उसके लिए आप 20,000 पे रख रहे हैं। ही इज़ नॉट, मतलब लाइक ही इज़ नॉट अ लेबर, ठीक है, ही इज़ अ ट्रेंड मिलिट्री सोल्जर, सो दैट हैज़ बीन इंक्रीज टू 30,000 पर मंथ, और जो है 4 साल के लिए। अब इसके बारे में भी उन्होंने लिखा है इस बुक में कि अग्निवीर स्कीम के क्या फायदे हो सकते हैं। देखिए, सबसे पहले फायदा ये है कि इससे हमें एक ट्रेंड डिसिप्लिन्ड जो है वर्कफोर्स मिलेगी फॉर अदर सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी, जो कि 4 साल फौज में सर्व करके आए हैं। उसके अलावा 25% को कंटिन्यू किया जाएगा, बाकी जो हैं उनको रिजर्वेशन मिलेगी सीएपीएफ्स में, स्टेट पुलिस में। इसके अलावा जो है यहां पर इंपॉर्टेंट ये है कि हम जो प्रोफाइल है, एज प्रोफाइल है, उसको कम करने में कामयाब होंगे। सो दैट वाज द इंटेंडेड बेनिफिट्स जो कि इस स्कीम के हो सकते हैं। नेक्स्ट है टाटा क्विक रिएक्शन फोर्स व्हीकल रेडी फॉर डिस्पैच टू इंडियन आर्मी, जो कि पहले भी दिए गए हैं इंडियन आर्मी को, काफी सक्सेसफुल रहे हैं। अब इंडियन आर्मी ने एक फर्दर कह लीजिए एक टेंडर रखा है टाटा के पास। सो दिस टाटा QRF FV, that is 4x4 vehicles. So this is the vehicles, क्विक रिएक्शन फोर्स व्हीकल्स, ये जो है टाटा अब डिस्पैच करेगा इंडियन आर्मी को। INS इम्फाल प्रोजेक्ट 15B स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर कमीशन किया गया है। ये आपका विशाखापट्टनम जो क्लास ऑफ विशाखापट्टनम क्लास डिस्ट्रॉयर्स हैं उसका थर्ड ये शिप है, ठीक है, थर्ड शिप होने जा रहा है। बेसिकली इसमें क्या है कि आप मिसाइल्स को लॉन्च कर सकते हैं। तो ब्रह्मोस मिसाइल को यहां से लॉन्च किया गया 26 दिसंबर को। ये भारत में पूरी तरीके से बनाया गया है, इसका डिजाइन भी भारत में बनाया गया है और इसकी मैन्युफैक्चरिंग भी भारत में हुई है। अगेन जो भारत का कह लीजिए हमारे इंडियन गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है, मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग को भारत में लेकर आना, उसका ही एक इसको पार्ट माना जा रहा है। अगर हम बात करें जो है आपका विशाखापट्टनम क्लास डिस्ट्रॉयर्स जो है वो कोलकाता क्लास डिस्ट्रॉयर्स का ही एक सक्सेसर माना गया है। मतलब ये कहा गया कि कलकत्ता जो कोलकाता क्लास डिस्ट्रॉयर्स हैं उसको अपग्रेड किया गया है, ठीक है, और अब जो है विशाखापट्टनम क्लास डिस्ट्रॉयर्स लाए गए हैं जिसमें 4 शिप्स आएंगे और ये चारों शिप्स दिसंबर 2024 तक जो है सर्विस में आ जाएंगे। तीसरा था ये, चौथा अगले साल आ जाएगा। INS इम्फाल, इंडिया क्लोजर टू न्यू ड्रोन पावर एज इंडिजीनियस सोलर पावर्ड सूडो सैटेलाइट फ्लाइज। तो यहां पर बहुत इंटरेस्टिंग, ड्रोन को उड़ाया गया है सोलर पावर के थ्रू, ड्रोन को उड़ाया गया है सोलर पावर के थ्रू। सो बहुत इंटरेस्टिंग। यहां पर देखिए सोलर में या स्पेस के सेक्टर में धीरे धीरे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्राइवेट सेक्टर को इनकरेज कर रही है। इसका एक बेस्ट एग्जांपल है यहां पर न्यू स्पेस रिसर्च एंड टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड ने अनाउंस किया कि वो एक सोलर पावर्ड हाई ऑल्टीट्यूड सूडो सैटेलाइट, यहां पर आप देख सकते हैं ये सोलर पैनल लगा हुआ है, किस तरीके से इस ड्रोन को उड़ाया जा रहा है। कोशिश की जा रही है कि रिन्यूएबल एनर्जी भी हो, हमारी जो डिपेंडेंस है लाइक एविएशन टर्बाइन फ्यूल या बाकी चीज़ों पर वो भी कम हो। और ये इसका जो फर्स्ट फ्लाइट है इसका एक ट्रायल टेस्ट किया गया 21 घंटे के लिए, ठीक है, एंड प्लान टू हैव इट्स ओन लॉन्ग इंड्योरेंस ड्रोन्स कैपेबल ऑफ फ्लाइंग इन द स्ट्रेटोस्फीयर, सो दैट इज देयर। तो ये एक आपकी प्राइवेट कंपनी है न्यू स्पेस रिसर्च एंड टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, इन्होंने इस ड्रोन को उड़ाया, सोलर पावर्ड हाई ऑल्टीट्यूड सूडो सैटेलाइट इसका नाम दिया गया।
सूडो सैटेलाइट इसलिए कि इट लुक्स लाइक अ सैटेलाइट, सूडो सैटेलाइट मतलब दूर से देखेंगे तो सूडो सैटेलाइट है। सर वॉर वाले दिन सनलाइट नहीं हुई तो, अच्छा ये भी सही है। देखो पहली बात तो ना एक पॉइंट यहां पर मैं बता दूं कि जो सोलर पावर होता है ना वो सिर्फ सनलाइट पे वर्क नहीं करता है, वो लाइट पे वर्क करता है बेसिकली। ठीक है, बोला उसको सोलर पावर जाता है क्योंकि अगर प्रॉपर धूप है तो उसकी एफिशिएंसी काफी ज्यादा होगी। बट अगर आप सोलर पावर को देखेंगे या अगर आपने कभी सोलर पैनल्स की वर्किंग को देखा हो तो जो फर्स्ट लाइट होती है जब मतलब आपको लाइक सूरज नहीं भी दिखता मॉर्निंग में, फर्स्ट लाइट से वो चार्ज होना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि सोलर नहीं होगा, सन नहीं होगा तो वो नहीं करेगा। ठीक है, उसमें बैटरीज भी होंगी ऑब्वियसली, मतलब इतना जो बनाने वाला है वो सोच के बैठा है इस कुछ चीजों के बारे में। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि उस दिन सन होगा या नहीं, बट उसमें बैटरीज होंगी, वो चार्ज होगा और वो लाइट से होता है। सो बेसिक कंसेप्ट ये है कि लाइट जो है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में जो है ट्रांसमिट हो मतलब कन्वर्ट होती है, नॉट ट्रांसमिट होती है, लाइट एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। क्लियर? बिल्कुल, ऑल्टरनेट बैकअप बिल्कुल होगा। ठीक है, क्लियर? ओके। और ये जो प्रोजेक्ट है ये पार्ट है इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सीलेंस का, ये आपका पार्ट है इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सीलेंट का एंड साइंड अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर इनिशियल प्रूफ ऑफ कंसेप्ट जो कि टारगेट्स अ सोलर पावर्ड फ्लाइट लास्टिंग लॉन्गर देन 48 आवर्स। नेक्स्ट है इकोनॉमिक न्यूज में पहली न्यूज है इंडिया ने ब्लॉक किया है बाइनेंस और 8 अदर क्रिप्टो प्लेटफॉर्म्स को। ठीक है जी, एंड इंडिया ने शो कॉज नोटिस दिया है 9 ऑफशोर क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स को, एक्यूजिंग देम ऑफ ऑपरेटिंग इलीगली इन द कंट्री, कि आप जो है इसको भारत में ऑपरेट नहीं कर सकते हैं। ये नोटिस इशू किए गए हैं मनी लॉन्ड्रिंग लॉस के तहत फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट। सो दिस इज द बाइनेंस एंड 8 अदर क्रिप्टो प्लेटफॉर्म्स पर नोटिस इशू किए गए हैं। नेक्स्ट न्यूज जो है देखिए, कोटक महिंद्रा बैंक के जो हेड हैं उदय कोटक जी, उन्होंने इंडिया को 30 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी 2047 तक, जो कि भारत सरकार का प्रोजेक्ट भी है कि हमें एक डेवलप्ड इकोनॉमी बनाना है भारत को। अभी अगर आप इंडिया की इकोनॉमी देखें तो 3.8 या कह लीजिए 4 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंचने वाली है। अब पीछे एक न्यूज भी आई थी कि 4 ट्रिलियन डॉलर हो गई है, बाद में यह कहा गया कि नहीं नहीं 4 ट्रिलियन डॉलर अभी नहीं हुई है, अगले कुछ महीनों में हो जाएगी। बट ये इकोनॉमी हमारी बढ़कर 30 ट्रिलियन डॉलर, मतलब आप मान के चलिए 7.5-8 गुना हो जाएगी अगले 25 सालों में। तो इसको लेकर उदय कोटक जी ने कुछ सजेशंस दिए हैं और इस सजेशंस पर देश की वित्त मंत्री ने धन्यवाद भी कहा। उन्होंने कहा कि बहुत बहुत धन्यवाद, आपने जो ये जो सजेशंस दिए हैं हम इनके बारे में जरूर चर्चा करेंगे, इनके बारे में जरूर सोचेंगे। तो हम भी देख लेते हैं कि क्या क्या उन्होंने सजेशन दिए हैं, किस तरीके से जो है उन्होंने, बेसिक उनका जो मोटिव था वो ये कहने का था, बैंकिंग और फाइनेंशियल सेक्टर को लेकर उन्होंने रिकमेंडेशंस दी हैं। अब उनका यह कहना है कि देखिए 80s में अगर आप अपने पेरेंट्स से पूछेंगे या ग्रैंड पेरेंट्स से पूछेंगे तो आपको बताएंगे कि 80s में जो एक जनरल पब्लिक का रुझान था वो इन्वेस्टमेंट में, उनके लिए दो बड़ी इन्वेस्टमेंट थी, एक लैंड, ठीक है, दूसरा गोल्ड। ठीक है, या तो वो लैंड में जमीन में इन्वेस्ट करते थे या वो गोल्ड में इन्वेस्ट करते थे। फिर धीरे धीरे आपने देखा कि 90s में जब लिबरलाइजेशन शुरू हुआ उसके बाद जो है बैंक डिपॉजिट्स होने लगे, मतलब लोगों ने अकाउंट्स खुलवाना शुरू किए, पहले भी थे बट ज्यादा मात्रा में, और बैंक्स में अपना पैसा रखना शुरू किया। तो बैंक्स के जो प्रोडक्ट्स हैं, एफडी कराना, ये सारी चीजें शुरू हुई जिसमें ब्याज, आपको एक सर्टन ब्याज मिलेगा, ये एक सेफ इन्वेस्टमेंट मानी जाने लगी। 2000s के बाद एक टेक्टोनिक शिफ्ट आया जिसमें कि म्यूचुअल फंड्स और बाकी जो स्टॉक मार्केट के प्रोडक्ट्स हैं उनमें भी लोग इन्वेस्ट करने लगे। और पिछले कुछ सालों में, पिछले 5-7-10 सालों में आप कह सकते हैं कि स्टॉक मार्केट में लोगों का रुझान बहुत ज्यादा बढ़ा है। ओवरऑल अगर हम देखें तो इंडियन जो पब्लिक थी वो एक सेवर से, मतलब जो सेविंग करती थी, अब वो सेविंग से ज्यादा इन्वेस्टमेंट पर फोकस करने लगी है। वो स्टॉक मार्केट में, म्यूचुअल फंड्स में
जो है अब वो ज्यादा इन्वेस्ट करने लगी है। पिछले कुछ सालों में रिटेल इन्वेस्टर होता है छोटा इन्वेस्टर, कोई 1,000 रुपया, कोई 2,000 रुपए, कोई 10,000 रुपए इन्वेस्ट कर रहा है पर मंथ के। ये वाले जो इन्वेस्टर्स हैं इनका नंबर भी बड़ा है और इनका ओवरऑल परसेंटेज भी बड़ा है। तो अब इनका क्या कहना है, इसके इनके सजेशंस को हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि इंडियन इकोनॉमी कैसे $30 ट्रिलियन इकोनॉमी बन सकती है। ठीक है, चलिए, तो यहां पर पहला पॉइंट उन्होंने कहा है कि बहुत सारे इन्वेस्टर्स यहां पर ज्वाइन किए हैं। सो अब इंपॉर्टेंट है कि हमें देखिए एक पॉइंट, दिक्कत पॉइंट क्या है, अभी रिसेंटली अगर आपने देखा हो एनीबडी हु हैज बीन इंटरेस्टेड इन द स्टॉक मार्केट, के स्टॉक मार्केट में सेंसेक्स जो है या निफ्टी 50 जो है लगातार बढ़ता जा रहा है। मतलब इंडिया जो सेंसेक्स है वो अपने ऑल टाइम हाई पर चल रहा है, 72,000 73,000 जो है क्रॉस कर चुका है मोटा मोटा। प्लीज क्रॉस चेक द एग्जैक्ट नंबर, आई एम नॉट श्योर अबाउट द एग्जैक्ट नंबर। द थिंग इज कि इट इज ऑल टाइम हाई। अब इनका यह कहना है कि हमें वी शुड अवॉइड दीज बबल्स। पॉलिसी में ड्रास्टिक चेंज करने की जरूरत नहीं है, ग्रेजुअल चेंज हो, लोगों को पता हो कि क्या पॉलिसी होने वाली है। अगर आप इस तरीके से बबल क्रिएट करेंगे तो होगा क्या, लोगों का कॉन्फिडेंस कम होगा। मान लीजिए एकदम बबल क्रिएट किया गया कि बहुत अच्छा हो रहा है, बहुत अच्छा हो रहा है, लोगों ने पैसा इन्वेस्ट कर दिया, रिटेल इन्वेस्टर्स ने। अब एग्जैक्टली 90s में क्या हुआ था, 90s में लोगों ने इन्वेस्ट किया जब हर्षद मेहता स्कैम हुआ, तो उसके बाद लोगों का कॉन्फिडेंस खत्म हो गया। मतलब बहुत सारे लोगों ने बहुत सालों तक, ठीक है, अगर आप खासकर पेरेंट्स जनरेशन में पूछेंगे तो वो कहेंगे कि जी वो स्कैम हुआ था, वो आज भी सबको याद है कि मतलब बहुत बड़े बड़े लोग डूब गए उसमें। उसके बाद एक पब्लिक सेंटिमेंट ये हो गया कि कोई इन्वेस्ट नहीं करना चाहता। ठीक है, सो इस तरीके की चीजें जो है अवॉइड की जाए। 72,240, ठीक है जी, ठीक है, ये स्पेसिफिक नंबर आ गया है हमारे पास। सो थ्रू पॉलिसी, रेगुलेशन, एजुकेशन, तो पॉलिसी में, एजुकेशन पॉलिसी में, रेगुलेशन में, सप्लाई ऑफ क्वालिटी, हर चीज में जो है आप बबल क्रिएट ना करें, एक कंसिस्टेंसी मेंटेन की जाए। ठीक है, कंसिस्टेंसी मेंटेन की जाए। नेक्स्ट है अवॉइड टैक्स आर्बिट्राज इन डेट, अनलेस डेट मार्केट्स ग्रो इट विल बी अ वन लेग रेस। एक्चुअली हो क्या रहा है कि अगर आप, ठीक है, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं और स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के बाद आप प्रॉफिट कमाया, आपने मान लीजिए आपने 100 रुपए लगाए स्टॉक मार्केट में, 120 रुपए कमाए, तो 20 रुपए का जो प्रॉफिट है उस पर टैक्स है 10%। बट डेट फंड्स में जो टैक्स है दैट गोज अप टू 39-40%, स्पेशली अगर आप 30% की स्लैब में आते हैं। ठीक है, तो आपने मान लीजिए किसी कंपनी के कॉर्पोरेट बॉन्ड्स को खरीदा, डेट फंड्स को खरीदा, फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट्स को खरीदा, तो उसमें जो आपको प्रॉफिट मिलेगा उसका 30-40% जो है सरकार टैक्स ले रही है। तो वो कह रहे हैं कि दो सेम प्रोडक्ट में, एक में 10% टैक्स है, एक में 40% तक टैक्स है, ये गैप बहुत ज्यादा है। बहुत बहुत पते की बात उन्होंने करी है। जो पॉइंट, इस पॉइंट को समझ पा रहे हैं प्लीज एक बार यस या एन लिख दे, वाई फॉर यस और एन फॉर नो, जिनको ये पॉइंट समझ आया। बेसिकली डेट फंड का मतलब ये होता है जो फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट होता है, जैसे हम एफडी की बात करते हैं। ठीक है, सो कंपनी के जो डेट होते हैं उसमें आपको एक पक्का ब्याज मिलता है, 8%, 9%, 10%। उस पे जो टैक्स है वो इतना ज्यादा है, और जो आपकी स्टॉक मार्केट की ट्रांजैक्शन है उस पर टैक्स बहुत कम है। ठीक है, तो दैट इज द प्रॉब्लम। थर्ड पॉइंट उन्होंने क्या कहा, डबल टैक्सेशन ऑन डिविडेंड्स नीड रीलुक। देखिए, अब मान लीजिए एक व्यक्ति कंपनी खोलता है या कुछ लोग मिलकर कंपनी खोलते हैं, तो उस कंपनी के प्रॉफिट को जब वो विड्रॉ करते हैं, ठीक है, लाइक उन्होंने, तो वो जब जो पार्टनर है, पार्टनर मतलब जिसने कंपनी खोली, वो जब प्रॉफिट को विड्रॉ करता है तो उसको वहां पर टैक्स नहीं देना पड़ता है। बट जो एक शेयर होल्डर है, शेयर होल्डर भी क्या है एग्जैक्टली उन्होंने कहा कि शेयर होल्डर इज लाइक अ पार्टनर। ठीक है, वो भी एक कंपनी में पार्टनर है। बेशक वो एक शेयर खरीद रहा है, मान लो एक कंपनी के 1 करोड़ शेयर हैं, उसमें उसने एक ही शेयर खरीदा है, तो उतने हिस्सेदारी का वो भी एक पार्टनर है कंपनी का। तो उस पर जो आप टैक्स लगा रहे हैं उसको कम करने की जरूरत है। सो सिंपली कहें तो जो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स लगता है, डीडीटी जिसे बोलते हैं, उसको कम करने की जरूरत है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इंकरेज हों स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए। ओके, नेक्स्ट उन्होंने कहा लो कॉस्ट लीवरेज थ्रू डेरिवेटिव्स,
कैन डिस्टॉर्ट फाइनेंशियल मार्केट्स, दिस नीड्स अटेंशन। अब देखिए डेरिवेटिव्स क्या होता है, डेरिवेटिव्स होता है जिसमें कि एक अंडरलाइंग फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट होता है। अंडरलाइंग फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल आपने कहा गोल्ड, ठीक है, गोल्ड, क्रूड ऑयल, सॉरी, गोल्ड, क्रूड ऑयल, लैंड हो सकता है, स्टॉक्स हो सकते हैं जिसमें आप ट्रेड कर रहे हैं। अब इसका एग्जांपल समझते हैं। आपने कहा कि मैं 500 किलो सोना खरीदूंगा। अब 500 किलो सोना कितने का होगा? इट लाइक विल बी इन करोड्स। अब आपने एक्चुअली में वो सोना खरीदा नहीं, ठीक है, आपने बेसिकली क्या क्या करा, आपने उसका एक बहुत स्मॉल फ्रैक्शन में उस चीज को खरीदने का वादा किया, ठीक है। अगर उसके प्राइस बढ़ गया तो आपने वो प्रॉफिट गेन कर लिया, अगर वो लॉस हो गया मतलब उस प्राइस से नीचे आ गया तो जो नुकसान होगा वो आप पे कर देंगे। इट इज लाइक आपने 1 करोड़ का सोना खरीदा, एक हफ्ते बाद या 15 दिन बाद उसमें 2% की गिरावट आ गई, तो मतलब 2 लाख रुपए, ठीक है, 2 लाख रुपए का नुकसान हो गया। तो यू गिव द 2 लाख रुपीज और आप बाहर आ गए, आपने एक्चुअली में 1 करोड़ का सोना नहीं खरीदा। सिमिलरली आपको 2% प्राइसेस ऊपर हो गए तो आपने 2 लाख का प्रॉफिट कमाया और बाहर हो गए। अब इससे क्या होता है? इससे स्पेकुलेशन बढ़ती है, ठीक है, इससे स्पेकुलेशन बढ़ती है। एग्जैक्टली यही बात इन्होंने कही गई, इन्होंने कहा इस पे, ठीक है। प्लेज मार्जिन, बिल्कुल ठीक, ठीक है, इसको प्लेज मार्जिन भी कहते हैं। दिस नीड्स अटेंशन। सो लो कॉस्ट लीवरेज थ्रू डेरिवेटिव्स कैन डिस्टॉर्ट द फाइनेंशियल मार्केट्स। इसकी वजह से फाइनेंशियल मार्केट्स जो हैं, बिल्कुल ठीक है, इससे फाइनेंशियल मार्केट जो हैं काफी ज्यादा प्रभावित होती हैं। ओके, नेक्स्ट उन्होंने कहा सेवर्स बिकम इन्वेस्टर्स। अब देखिए पहले कंसेप्ट क्या था कि आप पैसा जमा करते थे बैंक में, मेजरली लोग सारे बैंक में पैसा जमा करते थे। कंपनीज क्या करती थी, किसके पास पैसा है? बैंक के पास पैसा है, बैंक के पास जाते थे कि जी हमें लोन दे दो। अब क्या हो गया है कि लोग जो हैं बैंक में पैसा रखने की बजाय सीधा स्टॉक्स खरीद रहे हैं, सीधा म्यूचुअल फंड्स खरीद रहे हैं। मतलब बैंक का जो रोल है वो कम हो गया है, का खत्म तो नहीं कहूंगा, कम हो गया है। तो आप डायरेक्टली पैसा किसको दे रहे हैं? कंपनी को दे रहे हैं, ठीक है। सो जो चेन थी बैंक वाली वो कम होती जा रही है। अब देखिए जिस तरीके से रिटेल इन्वेस्टर बढ़ते जा रहे हैं, अब इससे क्या हो रहा है? इससे यह हो रहा है कि बैंक के पास जो फंड्स हैं उनके लिए उनके पास लोन लेने वाले लोग कम हैं, या कहें तो बड़े कॉर्पोरेट लोन्स लेने वाले लोग कम हैं, ठीक है, कंपैरेटिवली। तो अब ये कह रहे हैं कि बैंक्स को भी अपने आप को मतलब कह सकते हैं कि अपनी फंक्शनिंग को, अपने बिजनेस मॉडल को रीस्ट्रक्चर करने की जरूरत है। सो कॉर्पोरेट सेक्टर हैज टू मीनिंगफुली मूव टू कैपिटल मार्केट, डेट एंड इक्विटी एंड अवे फ्रॉम द बैंक्स। बैंक विल बिकम डिस्ट्रीब्यूटर्स ऑफ कॉर्पोरेट डेट, ठीक है। तो बैंक्स जो हैं वो एक डिस्ट्रीब्यूटर्स हो जाएंगे कॉर्पोरेट डेट के, रादर देन स्टोरेज हाउसेस, ठीक है। वो कॉर्पोरेट्स का अगर मान लीजिए आपको कुछ आपको पैसा जमा करना है, ठीक है, आप पैसा जमा बैंक में 5% ब्याज मिल रहा है, 6% ब्याज मिल रहा है। सपोज आप एफडी कर रहे हैं, ठीक है, बैंक आपको 6% ब्याज दे रहा है और वही एक बड़ी कंपनी 8% ब्याज दे रही है, 9% ब्याज दे रही है। तो आप जो है कोशिश करेंगे कि कंपनी को सीधा पैसा दें, ठीक है, थोड़ा रिस्क है बट आपको लग रहा है कि ठीक है, दैट रिस्क आई कैन टेक, जो है कंपनी मेरे को इतना ब्याज देगी। तो बैंक जो है इसके डिस्ट्रीब्यूटर्स बन जाएंगे। तो ये एग्जैक्टली इन्होंने ये कहा है, मतलब कुल मिला के यहां पर कहने का मतलब है कि बैंक्स को जो मिड साइज कंपनीज हैं और एमएसएमईज हैं, कंज्यूमर्स हैं, उन पर फोकस करने की जरूरत है, ठीक है। नेक्स्ट है वी शुड अवॉइड अ रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स, जो कि पहले वोडाफोन पे लगाया गया था, कंपनीज पे लगाया गया था। रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स ना लगाया जाए, ठीक है, इससे बिजनेस सेंटिमेंट खराब होता है। 2 एरियाज जहां पर इमीडिएट अटेंशन की जरूरत है, एक्विजिशन फाइनेंसिंग। मान लीजिए किसी कंपनी, बड़ी कंपनी को छोटी कंपनी खरीदनी है तो उसके लिए फाइनेंसिंग कहां से होगी। दूसरा चीज जो इनसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड है और एनसीएलटी है, इसको, इसके प्रोसेस को और ज्यादा ठीक करने की जरूरत है। अब ये इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड कितना इंपॉर्टेंट है, इसको आप एक छोटे से एग्जांपल से समझिए कि आज से लगभग 15 साल पहले जो हमारा एनपीए था बैंक्स का, एनपीए मतलब नॉन परफॉर्मिंग एसेट, नॉन परफॉर्मिंग एसेट मतलब किसी ने लोन लिया वापस नहीं किया या वापस करने की मंशा नहीं है,
वो डिफॉल्ट करता जा रहा है, सिंपल भाषा में। अभी खैर इसकी बहुत सारी कैटेगरीज होती हैं, सिंपल भाषा में अभी इतना समझते हैं। अब ये एनपीए जो था वो अगर मान लो बैंक ने 100 रुपया दिया था तो ये 3 से 3.5% के बीच में था, आज से लगभग 15 साल पहले। अब ये एनपीए बढ़ते बढ़ते जो है ये 11-12 रुपए तक पहुंच गया था, विच इज वेरी वेरी हाई। मतलब 100 रुपया आपने दिया, उसमें से 12 रुपए आपके डूब गए हैं, प्रैक्टिकली गए हैं। मतलब देर इज वेरी लेस चांस ऑफ रिकवरिंग दैट मनी, यू आर लेफ्ट विद 88 रुपीज, which is not at all good for the, you can say, for banking sector, for our financial sector. अब इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड की वजह से क्या हुआ है कि जो कंपनीज की लिक्विडेशन है, कंपनीज के लिक्विडेशन का मतलब यह है कि कंपनीज को बेचना आसान हो गया है। मतलब मान लीजिए कंपनी नहीं चल रही है किसी भी कारणवश, ठीक है, अब आप कंपनी के एसेट्स को लिक्विडेट करना चाहते हैं तो वो आसान हो गया है। उससे क्या होगा, जो बैंक्स का पैसा फंसा हुआ था कंपनी में वो उनको जल्दी मिल पाएगा। इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड की वजह से जो वो एनपीए 11-12% था वो दोबारा से 3-4% के लेवल पे आ गया है, ठीक है, इन अ मैटर ऑफ फ्यू इयर्स, ठीक है। बट स्टिल इट नीड्स, मतलब कहते हैं देयर इज ऑलवेज अ स्कोप फॉर इंप्रूवमेंट, तो इस चीज को कहा गया है। तो ये कुछ स्टेप्स उन्होंने बताए हैं उदय कोटक जी ने कि ये होने चाहिए ताकि हम इंडियन इकोनॉमी को $30 ट्रिलियन तक ले जा सकें, ठीक है। आई होप ये न्यूज थोड़ी सी टेक्निकल थी, इसको दोबारा एक बार जरूर सुनिएगा थोड़ा सा बेटर तरीके से समझने के लिए। चलिए आगे चलते हैं स्पोर्ट्स न्यूज में। 16-year-old अनमोल खर्ब क्रॉन, उनको मिला है नेशनल चैंपियनशिप, ठीक है, क्राउंड एज नेशनल चैंपियन एट सीनियर नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप। सो ये आप यहां पर देख सकते हैं, द प्रेस्टिजियस टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज्ड बाय बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया। ये इस बार असम में हुआ आफ्टर 4 years। नेक्स्ट है, इंडिया रिकॉर्ड्स फर्स्ट वुमेन्स टेस्ट विन अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया इन मुंबई विद अ हिस्टोरिक 8 विकेट विन ओवर ऑस्ट्रेलिया in Mumbai. Harmanpreet Kaur also became just the second Indian woman after Mithali Raj to win multiple tests as captain. तो ये आप देख सकते हैं मिथाली राज, और ठीक है जी। चलिए पर्सन इन न्यूज में, KAU रिसर्चर सिलेक्टेड एज ISAE फेलो। सो P इंदिरा देवी, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च एमिरेटस प्रोफेसर एट केरला एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी, उनको कॉन्फर किया गया है इंडियन सोसाइटी ऑफ एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स फेलो 2023। वो पहली केरलाइट है टू बी कॉन्फर्ड विद दिस टाइटल बिकॉज उनका जो अचीवमेंट है इन एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स उसको रिकॉग्नाइज किया गया, वन ऑफ द ओल्डेस्ट प्रोफेशनल। सो ये आप देख सकते हैं कि P इंदिरा देवी, ठीक है जी। नेक्स्ट है, मीट नीना सिंह, फर्स्ट वुमेन अपॉइंटेड एज CISF चीफ, पहली महिला DG CISF बनी हैं श्रीमती नीना सिंह IPS, 89 बैच की IPS ऑफिसर है। इसके अलावा राहुल रसगोत्रा अपॉइंटमेंट एज ITBP चीफ, तो यहां पर आप देख सकते हैं IPS राहुल रसगोत्रा जिनको ITBP हेड बनाया गया है, और दूसरी तरफ अनीश दयाल सिंह, ठीक है, श्री अनीश दयाल सिंह जिनको बनाया गया है CRPF का DG, अगेन IPS ऑफिसर, ठीक है, CRPF का हेड, ये 88 बैच के IPS ऑफिसर है। इनका टेन्योर अगले साल 31 दिसंबर 2024 तक रहेगा। नेक्स्ट है, इंटरनेशनल जेंडर इक्वेलिटी प्राइज 2023 दिया गया है, इन अवॉर्डेड इन टेम्पियर। टेम्पियर इज बेसिकली अ टाउन इन फिनलैंड, ठीक है। फिनलैंड के जो प्रधानमंत्री हैं पैट्री ऑर्पो ने ये जो प्राइज दिया, जिसमें $3 लाख यूरो का प्राइज है टू महबूबा सिराज इन टेम्पियर। ये प्राइज दिया गया है अफगान वुमेन स्किल डेवलपमेंट सेंटर को, ठीक है, अफगान वुमेन स्किल डेवलपमेंट सेंटर को, जो कि अफगान महिलाओं के लिए काम कर रहा है, अफगानिस्तान में महिलाओं के लिए काम कर रहा है, उनको स्किल डेवलपमेंट दे रहा है। नेक्स्ट है, मिस्टर LP हेमंत के श्रीनिवासालू रिसीव्स मैन ऑफ द ईयर 2023, क्योंकि उनका जो रोल है इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में, ट्रेड में, उनको सराहा गया है। ये भारत सरकार के द्वारा दिया गया है। ये अवार्ड आपका जो है एज अ डायरेक्टर, ये आप देख सकते हैं अमित शाह जी अवार्ड देते हुए। सो मैन ऑफ द ईयर अवार्ड, ठीक है, सो इट हैज बीन गिवन प्रेजेंटेड बाय श्री अमित शाह जी, एंड ही इज द डायरेक्टर ऑफ लैटिन अमेरिका एंड कैरिबियन ट्रेड काउंसिल।
इंपॉर्टेंट डेट्स में किसान दिवस, फार्मर डे मनाया जाता है 23 दिसंबर को, जो कि चौधरी चरण सिंह पूर्व प्रधानमंत्री भारत के उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में ये किसान दिवस मनाया जाता है, जो कि किसान परिवार से आते थे, खुद किसान थे। दिस स्पेशल डे इज ऑल अबाउट गिविंग अ बिग शाउट आउट टू फार्मर्स, द रियल हीरोज बिहाइंड आवर कंट्रीज ग्रोथ। सो दिस इज नेशनल फार्मर्स डे। नेशनल कंज्यूमर राइट्स डे 2023 24 दिसंबर को मनाया जाता है। 1986 में कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट आया था, इसी दिन आया था। और इसी के बाद आपने एक बहुत फेमस कैंपेन देखा होगा, जागो ग्राहक जागो, ठीक है, कि कंज्यूमर जो है राइट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जो है आप कह सकते हैं कि लोगों में एक जागरूकता आई, जिसमें आप किसी भी तरीके की टूटी फूटी चीज़, खराब चीज़, बैड सर्विसेज को आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे, और अगर ऐसा कुछ होता है तो आप उनके अगेंस्ट एक लीगल एक्शन भी ले सकते हैं। कंज्यूमर कोर्ट्स बनी और बहुत सारे लोगों को जो है बैड सर्विसेज या बैड प्रोडक्ट की वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान भी झेलना पड़ा, मतलब कंपनीज को और लोगों को। एक प्रतिबद्धता आई, एक कह सकते हैं अकाउंटेबिलिटी आई ऑफ द कॉर्पोरेट्स टू डिलीवर गुड प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। नेक्स्ट है गुड गवर्नेंस डे 2023, बर्थ एनिवर्सरी ऑफ फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी। जो क्रिसमस का दिन है वो जो है अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म दिवस भी है, जिसको सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है। प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, पूर्व प्रधानमंत्री। सो दिस डेज पे ट्रिब्यूट टू वाजपेयी's leadership and contribution to society, marked by his 3 terms as Prime Minister of India. So Good Governance Day 25 दिसंबर। वीर बाल दिवस मनाया जाता है 26 दिसंबर को। प्राइम मिनिस्टर मोदी अनाउंस्ड 26 दिसंबर वुड बी ऑब्जर्व्ड एज वीर बाल दिवस, क्योंकि इसी टू कमेमोरेट द मार्टिरडम ऑफ 4 sons of 10th एंड लास्ट सिख गुरु गोविंद सिंह। बेसिकली जो 2 बेटे थे उनको जिंदा दीवार में चिनवाया गया, 2 की शहादत हुई जंग में। सो 4 sons, साहबजादा अजीत सिंह, साहिबजादा जुझार सिंह, जोरावर सिंह एंड फतेह सिंह, ठीक है। तो उनको याद में जो है वीर दिवस, वीर बाल दिवस। सो बाबा जोरावर सिंह जी, बाबा फतेह सिंह जी की धर्म की रक्षा के लिए सर्वोच्च बलिदान याद करते हुए पूरे देश मना रहा है वीर बाल दिवस। नेक्स्ट है इंटरनेशनल एपिडेमिक प्रिपेयर्डनेस डे, दिसंबर 27 मनाया जाता है। खासकर कोविड के बाद जब हम एपिडेमिक्स और पेंडेमिक्स की काफ़ी ज़्यादा बात करने लगे हैं, कोविड से एक चीज़ और याद आई कि कोविड का एक वेरिएंट दोबारा से जो है काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हो गया है। प्लीज़ टेक केयर, सब लोग ध्यान रखें अपना। उसके केसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुके हैं पिछले कुछ दिनों में, मतलब बहुत ज़्यादा अलार्मिंग रेट नहीं है, बट स्टिल नंबर्स बड़े हैं, और उसको लेकर कॉशंस भी सरकार के द्वारा दिया गया है। सो ये था आज का सेशन, बहुत बहुत धन्यवाद। आई होप यू लाइक द सेशन। जी हाँ, सो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। 1 घंटे के सेशन में हमने 1 हफ्ते की न्यूज़, जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, वो हमने कवर कर ली है। कोशिश है कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ROI, आपके समय का वो बेहतर हो, और 1 घंटे में हम पूरे 1 हफ्ते की न्यूज़ को कवर कर सकें। आई होप कि ये 1 घंटा निकालना कोई मुश्किल काम नहीं है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप इसमें रेगुलर रहें, अपनी न्यूज़ को पढ़ते रहें, रिवाइज करते रहें। इसके अलावा अगर आपका टीम निष्ठा ऐप में आप देखेंगे, आपको हर रोज़ 8 से 10 क्वेश्चन जो है करंट अफेयर के मिलते हैं। करंट अफेयर्स के बिल्कुल फ्रेश क्वेश्चन जो हैं अपडेट होते हैं टेस्ट सीरीज में। इसकी PDF भी मैं वहां पर शेयर कर लूंगा, सो यू कैन डाउनलोड दैट PDF इस पर्टिकुलर वीकली जो है करंट अफेयर्स की। क्वेश्चंस को प्लीज डू अटेम्प्ट, क्योंकि जब तक आप क्वेश्चंस अटेम्प्ट नहीं करेंगे, और क्वेश्चन जो हैं यूपीएससी के वो सीधा 1 लाइनर नहीं पूछता है आजकल, अच्छे क्वेश्चन पूछता है। इट इज इंपॉर्टेंट कि आप उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें। सो थैंक यू सो मच, टेक केयर, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले फ्राइडे को। उसके बीच में, मतलब अगले वीक में, हम कुछ सेशंस लेकर आएंगे IBACIO के, ठीक है जी, IBACIO के, क्योंकि IBACIO का एग्जाम आप लोगों में से बहुत लोगों ने भरा है। सो कोशिश रहेगी कि उसके भी हम कुछ सेशंस को करें जो कि आपको हेल्प करे एग्जाम में जाने से पहले। थैंक यू, टेक केयर, बहुत बहुत धन्यवाद।